हाँ जी, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दीजिए क्या क्या बिजनेस है, सो दैट मैं अपनी कॉन्वर्सेशन को उस तरीके से मोल्ड कर लूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संदीप। वी आर इनटू राइस प्रोसेसिंग। तो हम लोग हम्म। बेसिकली रॉ पैडी को चावल में बनाते हैं, जैसे इंडिया गेट या जो हुआ। बट वी आर इनटू नॉन बासमती इंस्टेड ऑफ बासमती सेक्टर। तो ठीक है। इसमें हम लोग का मेन मॉडल तो B2CH है। बी टू हम्म। बी इज देयर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट वी हैव नॉट बी क्रैक्ड टू इट टिल सी नाउ। एच और बी टू बी के अंदर आपका क्या डिफरेंस होता है? बी टू सी एच का मतलब हो गया बिजनेस टू चैनल पार्टनर, चैनल पार्टनर यस, मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन एंड होलसेल एंड रिटेल नेटवर्क। राइट राइट राइट। तो ये बी टू बी ही तो सिमिलर ही तो हुआ उससे, क्योंकि वो भी तो बिजनेसेस ही रन कर रहे हैं आपके। हाँ नहीं, हम लोग के केस में क्या होता है सर, जो B2B हम लोग पकड़ते हैं ना, जनरली क्या होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं जो चावल लेती है अपने एम्प्लॉइजों को बांटने के लिए या मतलब CSR के लिए। सो दैट तो वी वो जो कैटेगराइज। हाँ वो जो होगा ना, वो बिजनेस टू सेल्फ कंजम्पशन बेसिकली हो गया, इंस्टीट्यूशनल बाइंग आप उसको कह सकते हो, जो कि लार्ज क्वांटिटीज में अपने खुद के यूज के लिए ले लेते हैं, या आगे बेचना ओके हो या आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो सीएसआर के कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं वो उसके अंदर। तो आपका ओके वो बी टू बी नहीं माना जाएगा, वो बिजनेस टू इंस्टीट्यूशन माना जाएगा या बिजनेस टू कंपनी माना जाएगा। ओके, राइट। ओके। दीज आर द टू मेजर मेजर कंजम्पशंस एज ऑफ नाउ। राइट 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 राइट। तो सबके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने अभी संदीप से बात करी, तो आपके मल्टीपल टाइप के बायर्स होंगे। जैसे संदीप के केस के अंदर जो है उनको अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर सप्लाई करना है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिनको ये चैनल पार्टनर बोलते हैं, एंड करेक्टली सो, उसके अंदर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आ सकते हैं, आपके होलसेलर्स आ सकते हैं, रिटेलर्स आ सकते हैं। ओके। अब हो सकता है कि आप ये कहो कि मेरे को रिटेलर को 2-2, 5-5, 10-10 किलो माल नहीं देना, मेरे को मिनिमम इतना माल देना है, लेट्स से 100 किलो। तो जो सिर्फ होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल के ऊपर ही आप कहें कि मेरे को डील करना है, तो वो हमारी चॉइस हो सकती है। सेकंड, अब इसके अंदर जैसे उन्होंने बोला कि उनको अपने एम्प्लॉइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग होगी, जो लार्ज क्वांटिटीज के अंदर एक झटके में वो खरीद लेते होंगे। अब इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है वो स्पोरेडिक हो सकती है, वो डेंस हो सकती है। इसका मतलब कि साल के अंदर वो रेगुलरली खरीद रहे हो सकते हैं, या हो सकता है कि दिवाली से जस्ट पहले वो आपको ऑर्डर देते हैं कि भैया इतने 1000 किलो माल दे दो हमारे को। ओके। इसी तरीके से सीएसआर हो गया कि अगर अंडर प्रिविलेज लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंपनी सीएसआर के अंदर उनके पास पैसा होता है, वो अपनी ब्रांड एस्टैब्लिश करने के लिए, प्लस सीएसआर के अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी गाइडलाइंस है उसको कंप्लाई करने के लिए बहुत सारा पैसा वो रख के बैठे होते हैं। मतलब मैंडेटरी होता है उनको करना। तो वो कहते हैं कि हमारे को अंडर प्रिविलेज लोगों को या बच्चों को या ऐसी जगहों पे जहाँ पर कैलमिटीज या नेचुरल कैलमिटीज वगैरह आती है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो कहते हैं कि हमारे को इतने 1000 किलो या इतने टन माल चाहिए। अब वो भी हो सकता है रेगुलर हो साल के अंदर, वो भी हो सकता है कि आपका, क्योंकि सितंबर और मार्च के अंदर सेमी क्लोजिंग और फुल क्लोजिंग होती है, तो उस केस के अंदर जो है वो क्लोजिंग जस्ट पहले उनके बजट्स डिफाइन हो जाते होंगे और वो उस टाइम के ऊपर बाइंग करते होंगे। तो आपको सबसे पहले बी टू बी सेल्स की अपनी स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1 इज टू आइडेंटिफाई योर बायर। अब जैसे संदीप के केस के अंदर हमारे 2 टाइप के या 3 टाइप के बायर्स हो गए। ओके। 2 टाइप के या 3 टाइप के बायर्स हो गए। तो आपको देखना है कि आपके केस में कितने टाइप के बायर्स होंगे। जैसे ही आपने बायर्स को आइडेंटिफाई करा, अब एज्यूम कर रहा हूं कि आपका कुछ साल पुराना बिजनेस है, आप कुछ सालों से इस बिजनेस के अंदर हैं, तो आपको ये भी मालूम है कि आपके बायर्स जो हैं कहाँ से आते हैं, किस टाइप की इंडस्ट्री होती है, किस टाइप की उनकी सेल होती है। सेल मतलब रेवेन्यू उनका कितना होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि वो आपसे कितने का माल खरीदते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस बायर ने आपसे माल खरीदा है उनका टोटल रेवेन्यू कितना होता होगा, उनकी कंपनी में एम्प्लॉइज कितने होते होंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता लग जाती हैं जब आप लोगों से डीलिंग करना शुरू करते हो, तो आइडिया लगना शुरू हो जाता है वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इससे इंपॉर्टेंट होता है कि इस कंपनी के अंदर जिनसे आप बात कर रहे हो उनका डेजिग्नेशन क्या है। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन या चैनल पार्टनर वाला एग्जांपल लेते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के केस के अंदर लाला जी जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगी, उसके जो ओनर होंगे, उनसे डायरेक्टली आपकी बातचीत होती होगी। सिमिलरली होलसेलर या रिटेलर होगा, वो भी डायरेक्टली आपसे बात करता होगा। आपसे मतलब आपके से डायरेक्टली संदीप के साथ में या संदीप की टीम के किसी पर्सन के साथ में। अब नेक्स्ट हम आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे संदीप ने बोला कि इंस्टीट्यूशनल सेल के ऊपर आते हैं। इंस्टीट्यूशनल सेल के अंदर जो है लेटेस्ट से वो कहते हैं कि हमारी कोई डीलर मीट है, या फिर वो कहते हैं कि हमारे दिवाली के ऊपर हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने सारे एम्प्लॉइज को। ओके। अब एम्प्लॉइज के केस के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के केस के अंदर, दिवाली से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले वो ढूंढना शुरू कर देते हैं कि किससे ले माल किससे खरीदे, इस साल क्या दें, और उनको बजट तो मालूम ही होता है कि इस बजट के आसपास चाहिए, तो किससे ले। तो जैसे संदीप के केस के अंदर अगर हम बात करते हैं, अगर वो काफी सालों से इस बिजनेस के अंदर हैं, जो कि है ही सही, तो उनको ये पता लगाना है कि किस टाइप की कंपनीज ज्यादातर उनको अप्रोच करती हैं, और उसमें डेजिग्नेशन क्या होता है उस पर्सन का जिन्होंने उनसे इंक्वायरी दी, जनरेट करी और
खरीदने में क्रिटिकल रोल उनका था। वो डेजिग्नेशन हो सकता है HR हो सकता है एडमिन हेड हो, हेड ऑफ HR हो सकते हैं, या फिर कई बारी हम क्लाइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी ले सकते हैं। तो क्लाइंट्स को अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो हो सकता है हेड ऑफ मार्केटिंग या हेड ऑफ सेल्स हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि हमने उस कंपनी के अंदर किससे बात करनी है, आपको उनका डेजिग्नेशन पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे हम CSR वाला एग्जांपल लेते हैं, तो इस केस के अंदर आपको जो है किस टाइप की कंपनीज, फिर से किस इंडस्ट्री की, किस टाइप की, उनका अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू एनुअल और डेजिग्नेशन, किस डेजिग्नेशन ने आपको अप्रोच करा या किस डेजिग्नेशन ने आपसे बात करी, ये पता होना बड़ा जरूरी है। अब ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि ये पता होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक बारी आपको ये चीज अपने एग्जिस्टिंग बायर्स के बारे में पता लगती है, देन अब इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेट अस से आपको उनकी इंडस्ट्री पता लगी। लेट अस से if you can give an example of Sandeep, some kind of industry who has done business with you in the past. सर हम लोग के पास से बैंक्स लेते हैं, बैंक्स लेते हैं मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे। अब आपने जो है ये देखा कि बैंक्स लेते हैं, अब इसके अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। तो आपने आइडेंटिफाई करा कि या तो दोनों होंगे या जो भी होगा, लेट अस से प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, डजंट मैटर। अब आपने देखना है कि वहां से बात किससे होती है, वहां पर कौन पर्सन है जो आपसे बात करते हैं। कई बार जोनल हेड होते हैं, कई बार क्या नाम है, हम लोग ने जो नोटिस किया सर, इसमें ये जो भी डिसीजन मेकिंग होती है ये एकदम हेड ऑफिस पे होती है, एंड इट इज जस्ट बिलो द ED और समवन हु इज टेकिंग द डिसीजन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कि आपको ये समझ में आ गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक या गवर्नमेंट बैंक्स जो होते हैं उसके अंदर XYZ डेजिग्नेशन है, वहां पे सारी की सारी डिसीजन मेकिंग होती है। तो अब क्या हम इस तरीके के डेजिग्नेशन को बाकी बैंक्स के अंदर ढूंढ सकते हैं? अब आप कहोगे ये कैसे पता लगेगा? लेट अस से SBI ने आपसे डील करा और आप कहते हो कि अब मेरे को पंजाब नेशनल बैंक में भी जाना है, कैनरा में भी जाना है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी जाना है, स्टेट बैंक ऑफ पंजाब में भी जाना है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर XYZ तो खैर बंद हो गया, उसके अंदर भी जाना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, हम जो है लिंक्डइन के ऊपर उनको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, लिंक्डइन के ऊपर मेजरली सारे बैंक्स के लोग बैठे होंगे जो हाई डेजिग्नेशंस के अंदर हैं, जो सीनियर स्टेक होल्डर्स, सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं, सब लिंक्डइन के ऊपर बैठे होंगे। तो आपको यहाँ से रास्ता दिखना शुरू हो गया किस चीज का, कि आप अपने क्लाइंट बेस के अंदर और लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं। अब बिजनेस आने के तो दो ही तरीके होते हैं, या वो आप तक पहुंच जाए या आप उन तक पहुंच जाए, तीसरा कोई तरीका तो है ही नहीं। किसी ना किसी तरीके से या तो वो आप तक पहुंच जाए या किसी ना किसी तरीके से आप उन तक पहुंच जाए, तीसरा कोई तरीका तो है ही नहीं। तो अब हमने यहाँ पर एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है कि मेरे एग्जिस्टिंग बायर्स के अंदर क्या कोई पैटर्न निकल करके आ रहा है। यही चीज अगर हम देखते हैं CSR के केस के अंदर, तो CSR के केस में किस तरह की कंपनीज हैं जो आपसे कनेक्ट करती हैं? कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री होती है? नहीं, CSR में सर वी हैव टारगेटेड अ लॉट ऑफ कंपनीज एज ऑफ नाउ, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू अभी तक प्रैक्टिकली मिला नहीं है, बट वो स्कोप है बोल के मैंने मेरे मुंह से वो निकल गया। बट जनरली हम लोग की क्या हो रहा है, जो हम लोग का क्रिसमस एंड रमजान, ये दो जो फेस्टिवल्स रहते हैं, इसमें काफी चावल बढ़ता है। तो दैट इज द पॉइंट वेयर ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस कम एंड बाय। बिल्कुल ठीक है। तो अब इसको हम ये देखते हैं कि CSR के अंदर जाने के लिए हमारे को देखना है कि किस तरह की कंपनी CSR के लिए कंप्लाई करने के लिए मैंडेटरी है। तो उनकी कौन सी कितनी टर्नओवर होनी चाहिए, कितना उनका रेवेन्यू होना चाहिए, एंड साथ ही साथ में कौन सी इंडस्ट्री सेक्टर्स के ऊपर जो है मैंडेटरी इसके अंदर है। तो फॉर एग्जांपल जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, मेरे को लग रहा है वो सारी की सारी या मोस्टली एप्लीकेबल होंगी। जो गवर्नमेंट के साथ में जो अपने अकाउंट छुपा ही नहीं सकती, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, उनके तो सब कुछ व्हाइट का होता है, तो वो तो गड़बड़ होता ही नहीं है उसके अंदर। मतलब ऑब्वियसली हो सकता है, मगर हम मान के चलते हैं कि जो उनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ एनुअल रिपोर्ट के अंदर वो ही सही है। ओके, तो जो उसके अंदर मे बी लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज हो गई, मेरे को लगता है, आई एम नॉट 100% श्योर कि उनकी कॉम्प्लायंस के अंदर CSR एक्टिविटी आती होगी, बिकॉज इफ दे आर प्रॉफिटेबल, if they are making revenue and profits, then they have to spend some amount of percentage of that profit for CSR activities. तो अब आपको वहाँ पे मान लीजिए हम बात करते हैं सेबी की, तो सेबी की वेबसाइट से आपको 5,000 कंपनीज जो लिस्टेड है सबका मिल जाएगा। साथ में अगर आप चाहें तो ऐसे टूल्स आते हैं जैसे स्क्रीनर आता है, तो स्क्रीनर जैसे टूल्स को आप यूज करके निकाल सकते हैं कि आपकी डेफिनेशन के हिसाब से कौन सी कंपनीज फिट बैठती हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू या मार्केट कैप या XYZ, जो भी आपने क्राइटेरिया डिफाइन करा है। ओके, अब जैसे ही आपके पास एक कंपनीज आ गई, तो आपको वहां पर CSR डायरेक्टर या CSR मैनेजर से आपको कनेक्ट करना होगा। अब ये लोग कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? एनी गेसेस?
बताओ जी। ये भी लिंक्डइन में मिल सकते हैं सर? 100%, 100%, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। ये लिंक्डइन के ऊपर मिल जाएंगे। अच्छा, अब जैसे हमारे को ये समझ में आ गया कि डेजिग्नेशन जो है सीएसआर मैनेजर या सीएसआर डायरेक्टर या कुछ इस तरह का अगर कोई डेजिग्नेशन होते हैं, तो फिर वो डेजिग्नेशन उसी कंपनी में ही तो होगा जिसके अंदर सीएसआर उनको करना, कॉम्प्लाई करना मैंडेटरी होगा। अदरवाइज ऐसे डेजिग्नेशन कोई पॉइंट ही नहीं बनता। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सीएसआर डिपार्टमेंट्स भी तो ढूंढ सकते हैं इंटरनेट के अंदर, इंडिया के अंदर, लिंक्डइन के ऊपर, इंडिया के अंदर। जैसे ही हम सीएसआर डिपार्टमेंट ढूंढेंगे तो वो हंड्रेड्स स्लैश थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज एंड पीपल हमारे को दिखने शुरू हो जाएंगे जो किसी भी कंपनी का पार्ट है मगर उनके सीएसआर डिपार्टमेंट का पार्ट है। अब सीएसआर डिपार्टमेंट होगा ही तभी जब उनको सीएसआर मैनेज करना होता होगा। अब आपको उनको अप्रोच करना है, अपने प्रोपोजिशन की स्वीटनेस दिखानी है, एंड हाउ दे कैन कंप्लाई विद सीएसआर यूजिंग योर प्रोडक्ट। अब हो सकता है उसके अंदर कुछ कॉम्प्लायंसेस आपकी साइड से चाहिए हो सकता है कुछ गवर्नमेंट के, आई डोंट नो, मैं सिर्फ गेस कर रहा हूं कि इस केस के अंदर हो सकता है आपको कुछ परमिशन, लाइसेंस या कुछ एम्पैनलमेंट्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर जरूरत है कर लेंगे हम। तो अब आपने देखा कि B2B बिजनेस को ग्रो करने का सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अंडरस्टैंड योर बायर, हु इज योर बायर या हु इज योर पोटेंशियल बायर। और उसके इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप है उस बायर तक पहुंचोगे कैसे, या वो बायर आप तक पहुंचेगा कैसे। ओके, तो अब जैसे B2B की हमने बात करी, तो इसके अंदर एक हमारे को निकल करके आया कि लिंक्डइन जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो कि बिल्कुल ठीक है कि लिंक्डइन डेफिनेटली रोल प्ले करेगा। सर अपार्ट फ्रॉम लिंक्डइन और कोई प्लेटफॉर्म्स है जो बिजनेस में डील कर मतलब हेल्प करते हैं? ऐसा है कि बहुत सारे टेक्निक्स हो सकते हैं इसके, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। लिंक्डइन जो है आपने एक्सप्लोर करना है। दूसरा, ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं जो कि आपके टाइप की कंपनीज को ढूंढ रहे हो या आपकी कंपनी को ढूंढ रहे हो। अगर कोई ढूंढने का काम करता है तो वो कहाँ पर करता है, वो करता है गूगल के ऊपर। तो गूगल के ऊपर एक टूल है जिसको हम बोलते हैं गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर, जहां पर हमारे को ये ढूंढना है कि क्या लोग आपके टाइप के प्रोडक्ट या आपके टाइप की कंपनी को ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बल्क क्वांटिटी के अंदर कुछ खरीदना है तो वो कैसे आपके टाइप की कंपनी को ढूंढेंगे? वो ढूंढेंगे राइस मैन्युफैक्चरर या राइस सप्लायर, राइस एक्सपोर्टर, राइस डिस्ट्रीब्यूटर, राइस होलसेलर, राइस बल्क प्राइस, इस तरह के कीवर्ड्स ढूंढेंगे अगर उनको आपके टाइप की कंपनी से कनेक्ट करना होगा। सर गूगल एड में वी हैड रन दीज थिंग्स विद द कीवर्ड्स, लेकिन उसमें हम लोग को प्रॉपर लीड्स मिली नहीं। इसका मतलब कि जो साइंस मैंने आपको बताई है वो कहीं ना कहीं वायलेट हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एक भी लीड नहीं मिली काम की, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो मैं मान सकता हूँ कि आप कहोगे कि मेरे पास 10 लीड्स आई, 3 काम की थी, 5 काम की थी, 7 काम की थी, सारी काम की नहीं थी, ये तो मैं मान सकता हूँ। मगर आप कह रहे हैं कि हमने करा है, एक भी काम की लीड नहीं आई, इसका मतलब जो आपने करा है मोस्ट लाइकली उसमें कहीं ना कहीं कोई गैप रह गया है, एंड दैट इज मतलब हम लोग ने सर लास्ट 15 दिन से गूगल एड्स रन किए हैं, 1 या 2 लीड्स आई है और वो भी मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हो सकता है कि आपकी मार्केटिंग, आपकी टारगेटिंग, या हो सकता है आपकी सेल्स पिच के अंदर कहीं ना कहीं कोई गैप रह गया होगा। भाई अगर आपने कोई मार्केटिंग एक्टिविटी करी और उसका रिजल्ट जो हमारा एक्सपेक्टेड था उसके आसपास भी नहीं आया, तो टिपिकली क्या क्या गलतियां हो सकती हैं? सिर्फ 2 ही गलतियां हो सकती हैं। 1, या तो टारगेटिंग गलत थी, 2, या मैसेजिंग गलत थी। यानी कि हम या तो गलत लोगों से बात कर रहे थे, या दूसरा हम बात ही गलत कर रहे थे। और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस के अंदर देखा है, हम बात भी गलत लोगों से कर रहे होते और बात भी गलत कर रहे होते। अच्छा, ओके। मैं जैसे एक बिल्कुल रीसेंट एग्जांपल है, मैं अभी ऐसे ही एक रियल एस्टेट कंपनी से बात कर रहा था। अब उनके केस में क्या था कि उनका जो प्रोडक्ट था, जो रियल एस्टेट के अंदर उनका जो प्रोडक्ट था, वो था लगभग लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 CR का। ठीक है। अब जब भी आपका प्रोडक्ट होता है तो आपको मालूम है रियल एस्टेट के अंदर एक्स टाइप का भी पैसा होता है, वाई टाइप का भी पैसा होता है। अब उनका था एक्स टाइप का कंपोनेंट था कि हम 50% ये ले लेंगे, 50% वो ले लेंगे। ठीक है, अब इस केस के अंदर रियल एस्टेट के अंदर की मैं बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पर मान लीजिए कि उन्होंने बोला कि 100 रुपए की चीज है, ठीक है, मगर उसके अंदर जो चेक वाला कंपोनेंट है वो 50 रुपए का है। तो अब आपको मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट स्टार्ट फ्रॉम 50 रुपए या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट फ्रॉम 100 रुपए? क्या आपको मार्केटिंग का डिलेमा समझ में आया? हाँ, मैं समझ रहा हूँ सर।
तो इस केस के अंदर क्या करना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 100 रुपए या प्रोडक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 50 रुपए? नहीं, 100 रुपये ही आपको बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो कस्टमर डिविएट हो जाएगा, ही बी मिसकम्युनिकेटेड। तो अगर हम बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम या दिस कॉस्टिंग या प्राइसिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 50 रुपए, जो कि उनको लगा कि यार जो चीज हम कागज के ऊपर लिख रहे हैं वही तो दिखाएंगे। नहीं, वो तो फिर मिसकम्युनिकेशन हो गया। हाँ, तो उससे क्या हुआ कि वो सारे लोग इकट्ठे हो गए जिनका 50 रुपए का नाम सुन के 45, 50, 55 रुपए का बजट था, वो सारे लोग इकट्ठे हो गए। हाँ, राइट राइट राइट, वो तो गलत है। हाँ, दैट इज अब रॉन्ग। जब ऐसे लोग इकट्ठे हो गए तो जैसे कॉल आती थी फिर हम उनको बोलेंगे अगर कि मान लीजिए तो 100 रुपए का प्रोडक्ट है, इसमें 50 रुपए का ये है, 50 रुपए का वो है। हाँ, मगर लोग जो इकट्ठे हुए वो कौन से इकट्ठे हुए जिनका 40, 50, 60 रुपए का बजट था। करेक्ट, रॉन्ग रॉन्ग कस्टमर टारगेट। मेरे को एक बात बताइए सर, गूगल एड्स में इन लोग ये लर्निंग में थोड़ा सा टाइम लगता है क्या? क्योंकि मेरी जो एजेंसी है वो बोल रही है आपको थोड़ा सा 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा उस चीज को लर्न करने के लिए। देखो ऐसा है कि ये टेक्निकली बात गलत नहीं है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लर्न करवा क्या रहे हैं। अगर आपके कीवर्ड्स गलत हैं, अगर आपकी एड्स गलत हैं, तो जितनी मर्जी लर्निंग कर लो उसमें रिजल्ट तो आने वाला ही नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि प्रोडक्ट है 100 रुपए का, मगर वहां पे एडवर्टाइज हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट फ्रॉम 50 रुपए। वो तो गलत है। हाँ, दैट इज मिसकम्युनिकेशन। अब हाँ, टारगेटिंग गलत हो गई। अब जब एग्जैक्टली, टारगेटिंग गलत हो गई, हम गलत लोगों से बात कर रहे हैं, तो फिर जो हमारा मैसेज है वो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। राइट, 100%। हाँ, तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, लीड्स आएंगी नहीं, या लीड्स आएंगी तो क्वालिफाइड नहीं होंगी, क्वालिफाइड नहीं होंगी तो आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा बिल्कुल। तो अभी क्या हुआ कि रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड था उसके आसपास भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि या तो हम गलत लोगों से बात कर रहे थे और फिर हमारा मैसेज ऑटोमेटिकली गलत हो गया। आपके देख रहे हैं सेम चीज गूगल के लिए एप्लीकेबल है, सेम चीज गूगल के लिए एप्लीकेबल है। गूगल के केस में क्या होगा कि अगर आपने कीवर्ड्स गलत सेलेक्ट कर लिए, आपके एड्स या लैंडिंग पेज के ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन गलत हो गई, वहीं से ही सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। ओके, सेम इज एप्लीकेबल फॉर मेटा। मेटा के अंदर हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों आ जाते हैं। वहां पर अगर हमने गलत टारगेटिंग कर दी तो सब गलत हो जाएगा। तो आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल बात किससे करनी है, और सेकंड आपका मैसेज उन तक या वो आप तक पहुंचेंगे कैसे, ये भी आपको पता लगाना जरूरी है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं कि देखो इस टाइप के लोग लिंक्डइन पे मिलेंगे, इस टाइप की क्वेरीज आपको फेसबुक या अपना गूगल के ऊपर आएंगी, या इस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी गूगल के ऊपर चलेगी। तो अब आपको आइडिया लग रहा है क्लियरली कि मेरे को ये चीज लिंक्डइन के ऊपर करनी है, ये चीज गूगल के ऊपर करनी है। इसी तरीके से मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज पास में बताई हैं, जैसे फेसबुक की मेटा की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है 2K1W। 2K1W जो है उसके अंदर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो वो स्ट्रेटेजी 2000 रुपीज पर वीक ना, 2000 रुपीज पर वीक, 2000 रुपीज इन 1 वीक, नॉट पर इन 1 वीक, वीक। इन हाँ, 1 वीक। इन 1 वीक। हाँ, आपको इस तरीके से उसके अंदर टारगेटिंग करनी है। अब हमने लिंक्डइन यूज करा, हमने गूगल यूज करा, हमने मेटा यूज करा, हमने इंस्टाग्राम यूज करा। जब हमने ये चीजें यूज करनी शुरू करी तो हो सकता है कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे को बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या कुछ कैंपेन्स हमारी पिट जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो इस केस के अंदर आपको जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बात किससे करनी है वो हो गया, सेकंड हो गया प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई करना है B2B सेल्स के अपने यूज करके, स्ट्रेटजीज को यूज करके बिजनेस को तेजी से ग्रो करने के लिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए बेस्ट होगा। सो दैट इज स्टेप नंबर 2 कि आपको प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई करना है कि मेरे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट होगा। अब यहाँ पर लोग एक बड़ी भयंकर मिस्टेक कर लेते हैं, इनफैक्ट बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। जो एक सबसे प्रोमिनेंट है, जो सबसे बार बार मेरे को आती है मेरे नोटिस में, वो आती है कि सर मेरा तो B2B बिजनेस है, मेरा तो एक्सपोर्ट बिजनेस है, मेरे को तो लार्ज कंपनी से डील करना होता है, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मेरा क्या काम है। फेसबुक इंस्टाग्राम तो B2C के लिए होता है, फेसबुक इंस्टाग्राम तो लोग यारी दोस्ती निभाने के लिए जाते हैं, मेरा उसमें क्या काम है। क्या किसी के माइंड में ये कोई क्वेश्चन है? मेरे मन में ये था सर, क्योंकि मेरे थॉट प्रोसेस में क्या था कि मेरा कस्टमर या तो चैनल पार्टनर है या इंस्टीट्यूशन है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम इज ओनली फॉर कस्टमर, डायरेक्ट कस्टमर कम्युनिकेशन। तो मेरे को ये लगता था कि मैं सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस कर सकता हूँ, लीड जनरेशन नहीं हो सकती यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, दैट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन एंड मिथ। ओके, अब इसके अंदर जो है समहाउ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं तेरा ध्यान से समझना, समहाउ जब भी कोई बिजनेस ओनर मेरे को आकर के ये बोलते हैं कि मेरा तो B2B बिजनेस है, ये प्लेटफॉर्म्स आपने जो बताए हैं मेटा या इंस्टाग्राम, ये तो B2C के लिए होते हैं, मेरा इसमें क्या काम है। समहाउ यही बिजनेस ओनर्स इन दो प्लेटफॉर्म्स को छाप डालते हैं। अब आपको कि ये कैसे हो सकता है, अब मैं इसका रीजन और लॉजिक आपको बताता हूँ, एकदम से क्लैरिटी आ जाएगी। कि जैसे आपको लगता है
कि ये प्लेटफॉर्म्स तो मेरे किसी काम के ही नहीं है, यहाँ पर तो B2B बिजनेस का कोई लेन देना ही नहीं है। ये तो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे तो अगर आपको डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ जाना है या डायरेक्टली आपको ज्यादा से ज्यादा, जैसे आपने बोला कि मैं ब्रांड अवेयरनेस कर सकता हूँ, ब्रांडिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकता हूँ, एग्जैक्टली सेम थॉट प्रोसेस आपके पूरे कंपटीशन के अंदर होता है, जिसकी वजह से आपका मिनिस्क्यूल या जीरो कंपटीशन होता है इन दो प्लेटफॉर्म्स के अंदर। क्योंकि सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे मेरा क्या काम है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर, इसमें क्या हो रहा है, हम लोग ने जब लीड जनरेशन, मत बताओ, सुनो करना क्या है। मेरे को मालूम है आपने क्या करा होगा, आपके रिजल्ट क्या आए होंगे, मेरे को सब मालूम है। ओके, अब बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका इसके अंदर ये है कि जैसे मैंने आपको बोला स्टेप नंबर 1 कि लेटेस्ट से CSR की बात कर रही है, तो सारी कंपनीज के CSR के जितने लोग हैं उनके कॉन्टैक्ट्स निकाल सकते हैं। ओके, इसी तरीके से जैसे आपने बोला कि मेरे को जो है डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर रिटेलर का हमारे को काम करना है, तो क्या कोई ऐसी मार्केट या क्या कोई ऐसी एसोसिएशन हो सकती है जहां पर आपको एक डायरेक्टरी खरीदें और सारी एसोसिएशन के अंदर जितने मेंबर हैं सबके कॉन्टैक्ट्स मिल जाए आपको? यस, ये हम लोग करते हैं। तो जैसे ही आपने एसोसिएशन की डायरेक्टरी ली, उसमें हजारों जितने भी आपके पोटेंशियल बायर्स होंगे सबके मोबाइल नंबर्स निकल आएंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मालूम है क्या है? एसोसिएशन की डायरेक्टरी के अंदर लाला जी का नंबर होगा या सेल्स टीम का नंबर होगा? लाला जी का। हमारे को क्या चाहिए? लाला जी का नंबर चाहिए। ये तो चाहिए हमारे को। हाँ। अब जब ये नंबर हमारे पास मिल गया और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज का नाम हमारे को मिल गया, तो उस केस के अंदर आपने थाउजेंड्स ऑफ मोबाइल नंबर्स / ईमेल एड्रेसेस आपने निकाल लिए और इसको आपने फेसबुक के ऊपर अपलोड कर दिया। अभी लोग क्या गलती करते हैं, लोग जो है ना फेसबुक के ऊपर, पूरी दुनिया से लगभग 308 करोड़ लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं, और इंडिया से लगभग 57-58 करोड़ लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं। लोग क्या गलती करते हैं, वो एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से या इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेटिंग कर डालते हैं, जिसकी वजह से पैसा लग जाता है, रिजल्ट नहीं है। राइट, हाँ, यही हो रहा है। तो इसका मैंने पहले बहुत सारे सेशंस के अंदर बताया है कि फेसबुक के अंदर ये ऐसा करने से रिजल्ट क्यों नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर हम संदीप का एग्जाम्पल लेते हैं, अब संदीप के एग्जाम्पल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होंगे उनकी एज ग्रुप क्या होगी? जनरली 25 से 55 के बीच में होगी या 35 से 60 के बीच में होगी। जेंडर क्या होगा? मोस्टली मेल्स होंगे। टारगेटिंग ज्योग्राफी क्या होगी? मोस्टली जिन स्टेट्स के अंदर आपको बिजनेस करना है वो होंगे। उसके बाद इंटरेस्ट क्या होंगे? तो इंटरेस्ट भी डाल दिया आपने, राइस या फूड या XYZ आपने डाल दिया। ओके, अब मैं बार बार ये एग्जाम्पल लेकर के बताता हूं कि संदीप, आप जिस शहर के अंदर हैं, क्या आप उस शहर में टारगेट कर रहे हैं? आप संदीप कहां पर लोकेटेड हैं? हम लोग अफ्रीका में लोकेटेड है सर, तो हम लोग सिटी वाइज जेंडर हम लोग टारगेट नहीं करते हैं। वी टारगेट द एज बिटवीन 30 अब आप मेरी बात to समझो। 60। हाँ, अब आप मेरी बात समझो कि क्या आपके घर में कोई गार्डनर, कोई ड्राइवर, कोई कुक आता है? आता है। अब क्या वो 30 से 60 साल के बीच में है? क्या वो आपकी लोकेशन के ऊपर है जिसको आप टारगेट कर रहे हो? बिल्कुल है। और जेंडर भी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उसका जेंडर भी मैप होता है। हाँ, बिल्कुल मैच हो जाएगा, तो उसको चला जाएगा, राइट। बट क्या रॉन्ग टारगेटिंग हुआ? नहीं। या और अब आप मेरे को ये बताओ कि मेरे को अफ्रीका का तो मालूम नहीं है, मगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो जिस कंपनी से हम बात कर रहे हैं उनकी लगभग कितनी टर्नओवर होगी? सर, जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी तो होगी 10,000 करोड़, 8,000 करोड़, और जो छोटी कंपनी होंगी हो सकता है वो 5, 7, 10 करोड़ टाइप की भी हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है। हाँ, नहीं, देखिए जनरली ये लोग जो बांटते हैं ना सर, इन लोग का मिनिमम साइज करीबन 100 करोड़ के आसपास होगा। हाँ, अगर हम CSR की बात करते हैं, मैं चैनल पार्टनर्स को भी इंक्लूड कर रहा था मैं इसके। हाँ, ठीक है। यू राइट कि अगर आप CSR वगैरह का देखते हो तो यस, और जो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखते हो एम्प्लॉइज के लिए, तब भी वो बड़ी कंपनीज होंगी। हाँ, राइट, हाँ, वो छोटी कंपनी नहीं करेगी। हाँ, तो अब आप देखते हैं कि हाँ, तो 58 करोड़ लोगों में से कितने % चांस है कि ये पोटेंशियल बायर्स तक आप पहुंच जाओगे? तो मैं आपको इसका एक छोटा सा मैथ आपको बताता हूं, जो मैं पहले भी काफी बारी मैंने बताया है, एक बार दोबारा बताता हूं मैं कि आपको मालूम है इंडिया के अंदर जो लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं वो कितने लोग हैं? मैंने ये पढ़ा तो था कहीं पे, आई थिंक इट इज 5% और समथिंग। हाँ, लगभग 6.5-7 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं। फाइल करने का क्या मतलब होता है? फाइल करने का मतलब होता है कि उन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है। इनकम टैक्स हो सकता है उनका बनता ही ना हो पे करने के लिए। अच्छा, अब सेकंड नंबर डेटा पॉइंट आता है कि टोटल इनकम टैक्स पे करने वाले कितने लोग हैं? वो लगभग 2.5 करोड़ के 3 करोड़ के आसपास लोग हैं। अभी जो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लाई है जिसमें इनकम टैक्स रिड्यूस कर दिया है लगभग आई थिंक 12 लाख रुपए तक, तो ये नंबर और थोड़ा सा कम हो जाएगा।
अब जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं उसके अंदर से वो लोग आपके बायर होंगे जो 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 5000 रुपए का इनकम टैक्स पे कर रहे होंगे, या वो लोग बायर होंगे जो सेवरल लैक्स का या सेवरल टेंस ऑफ लैक्स का या करोड़ ऑफ रुपीस का इनकम टैक्स पे कर रहे होंगे, जो ज्यादा पे करते हैं, राइट? तो अगर हम 80-20 का रूल लगाते हैं तो इन 2.5 करोड़ लोगों में से 20% कितना हो जाएगा? 50 लाख लोग। करेक्ट। अब अगर मैं एजम्पशन लेता हूं कि ये 50 के 50 लाख लोग फेसबुक के ऊपर हैं, तो मैं ये बोल रहा हूं कि 58 करोड़ लोग जो फेसबुक यूज करते हैं उसमें कि 50 लाख लोग भी हैं। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि 50 के 50 लाख लोग हैं जो फेसबुक के ऊपर हैं, मेरा एजम्पशन है, जरूरी नहीं हो, बट अगर वो हैं तो 58 करोड़ में से 50 लाख कितने परसेंट हो गया? वही 1%। बस इतना ही प्रोबेबिलिटी है। अगर आप एज, जेंडर और जियोग्राफी टारगेटिंग के हिसाब से करते हैं तो देयर इज ओनली अबाउट 1% चांस टू गेट क्वालिफाइड लीड्स। यस, दिस इज द प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, राइट? अब आपके पास हंड्रेड्स ऑफ लीड्स आएंगी, उनसे आप बात करोगे, आपको कि लीड्स तो बिल्कुल बेकार है। यही हो रहा है। तो अब इसका अगर ये गलत तरीका है तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है जो मैंने भी आपको बताया कि लेटेस्ट से आपने एसोसिएशन की डायरेक्टरी खरीद ली। अब वो एसोसिएशन की डायरेक्टरी जब आपने ले ली, आपने उसके अंदर जो लाला जी का मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस उसमें था वो आपने अपलोड कर दिया। जो वो अपलोड कर दिया तो फेसबुक को आपने 5 मिनट का समय देना है ये बताने के लिए कि जो मैंने डेटा अपलोड करा है इसमें से रिकॉग्नाइज कर लिया। रिकॉग्नाइज करने का क्या मतलब है कि क्या ये लोग फेसबुक के ऊपर हैं? तो अगर वो फेसबुक के ऊपर होंगे तो फेसबुक आपको बता देगा कि आपने 5000 लोगों का डेटा अपलोड करा था, मैंने 3200 को पहचान लिया, 3500 को पहचान लिया, 1500 को पहचान लिया, 4500 को पहचान लिया मतलब कि जो मोबाइल नंबर्स आपने अपलोड करे हैं वो 308 करोड़ लोगों में से किसी ना किसी के साथ में कोई ना कोई मोबाइल लिंक हो रहा है उनके डेटा के हिसाब से। अब लेटर से उसने 15 मिनट में, 20 मिनट में ये बता दिया आपको कि आपने 5000 नंबर अपलोड करे थे, मैंने 3800 या 4000 पहचान लिए। अब आप यहां पर ये समझो कि 308 करोड़ लोगों में से या आपको 4000 लेजर शार्प हाईली टारगेटेड लोग मिल गए जिनसे आपको बात करनी। करेक्ट, गॉट इट। अब जब आप इनसे बात करोगे उसके लिए कैंपेन चलाएंगे, उसका बजट कितना होगा? 2000 रुपए। कितना टाइम चलाएंगे टेस्ट करने के लिए? 1 वीक। वो 2K वनडर की साइंस लगा देंगे। अब अगर इन 4000 में से आपके पास कुछ लीड्स आ जाती हैं तो बहुत हाईली लाइकलीहुड है कि ये काम की होंगी, क्योंकि डेटा किसने दिया? ये तो आपने ही प्रोवाइड करा। नाउ द लीड्स वुड बी एज गुड और ग्रेट और एज बैड एज द डेटा दैट यू हैव अपलोडेड। करेक्ट। तो आप देखो चीजें कैसे आपके कंट्रोल में आती चली जा रही है एकदम। तो अब यहाँ पर जब आपने इनको टारगेट करा, आपके पास लीड्स आनी शुरू हो गई, तो आपने देखा कि आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने आइडेंटिफाई करा पोटेंशियल है आपका। आपने लिंक्डइन के ऊपर करा, आपने गूगल के ऊपर करा, आपने फेसबुक और आपने इंस्टा के ऊपर 4 प्लेटफॉर्म्स आपने चेक कर लिए। यही अगर नंबर आपके पास कम होता, सेवरल थाउजेंड की जगह सेवरल हंड्रेड्स के अंदर होता, तो क्या फेसबुक यूज करा जा सकता था उस टाइम के ऊपर? उसकी एफिकेसी बहुत कम हो जाती। तो उस केस में हम क्या करते, क्योंकि हमारे पास मोबाइल नंबर्स हैं, हमारे पास ईमेल एड्रेसेस हैं, तो हम ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर खेल लेते। सो सेकंड स्टेप वुड बी टू आइडेंटिफाई द राइट प्लेटफॉर्म। पहले आपने क्या करा, स्टेप 1 कि सही कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर कौन होगा। दूसरा स्टेप आपने क्या करा, सही प्लेटफॉर्म क्या होगा, उन तक अपना मैसेज पहुंचाने का या उन तक पहुंचने का। अब इसके अंदर लोग कहते हैं सर हम तो एग्जीबिशंस करते हैं, एग्जीबिशन में बहुत सारे बायर्स आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो एग्जीबिशंस में बहुत विश्वास रखते हैं ये है कि एग्जीबिशन के अंदर आपका ROI कितना है। अगर आपने एग्जीबिशन करी और लेटर से डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड साइज ऑफ एग्जीबिशन आपके 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख लगे या 20 लाख रुपए लगे, ROI कितना आया? ROI कितना आया? ROI का क्या मतलब है कि लेटर से आप, क्योंकि राइस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है तो मैं मानकर चलता हूं कि लेटर से आपका 5-7% का नेट प्रॉफिट है। ओके, तो अगर आपका 5% का नेट प्रॉफिट है, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, मेरे पास नंबर नहीं है आपके, तो आपको कितने रुपए की सेल चाहिए होगी, कितने रुपए का बिजनेस चाहिए होगा ताकि आप अपने एग्जीबिशन के स्पेंड को ब्रेक इवन पे ले आओ। सो लेट अस से, जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग एंड कैलकुलेशन, आप कहते हैं कि एग्जीबिशन में मेरा कितना पैसा लगा, लेट अस से 10 लाख रुपए लगे। अब आपका नेट प्रॉफिट जो है वो है 5%। तो आपको कितना बिजनेस चाहिए उस एग्जीबिशन से ताकि आपका ये 10 लाख रुपए जो है ब्रेक इवन के ऊपर आ जाए, 2 करोड़ पॉकेट से ना जाए, जेब में लॉस ना। 2 करोड़
बिल्कुल ठीक है। तो अब इसका मतलब कि अगर आपको एग्जीबिशन से 2 करोड़ की सेल होती है तो आपका सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए वापस आता है। राइट। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है एग्जीबिशंस के अंदर तो फिर आपको जो है 2 करोड़ 1 रुपए की सेल चाहिए होगी। करेक्ट। बट मोस्टली लोग मेरे को आके बोलते हैं कि सर हम एग्जीबिशंस करते हैं, लोकल एग्जीबिशंस करते हैं, इंडिया लेवल के ऊपर नेशनल एग्जीबिशंस करते हैं, फिर हम इंटरनेशनल एग्जीबिशंस करते हैं। फिर मैं कहता हूँ धंधा कितना आया, फिर मैं उनसे पूछता हूँ आरओआई कितना हुआ। कहते हैं सर वहां पे तो हम ब्रांड बनाने के लिए जाते हैं, लोग हमारे को देखेंगे, हम लोगों को देखेंगे, कभी ना कभी बिजनेस आएगा, हम बिजनेस के लिए तो जाते हैं, बिजनेस आता भी नहीं है। अटर नॉनसेंस, अटर नॉनसेंस। फिर लोग कहते हैं कि सर हम इवेंट स्पॉन्सर्स करते हैं, इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं, वहां पर हमारा बैकड्रॉप में बड़ा सा लोगो आ जाता है, कितना पैसा लगा सर, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख, कुछ भी इवेंट स्पॉन्सरशिप की फीस होती है। और क्या मिलता है, साथ में एक स्टॉल मिल जाता है हमारे को, 8 बाय 8 फुट का या 2 बाय 2 मीटर का या 3 बाय 3 मीटर का एक स्टॉल मिल जाता है। धंधा कितना आया सर, धंधा थोड़ी आता है, तो ब्रांडिंग एक्टिविटी है। अटर नॉनसेंस। ये बिल्कुल नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके माइंड में बहुत इच्छा है, मन के अंदर बहुत ज्यादा जोर की इच्छा आ रही है कि मेरे को ये करना है, करने के लिए ट्राई करना चाहते हो तो कर लेना, मगर अगर आरओआई पॉजिटिव नहीं होता या न्यूट्रल नहीं होता, यानी कि ब्रेक इवन नहीं होता, तो दोबारा रिपीट मत करना। मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, डो नॉट डू इट अनलेस, डू नॉट डू इट अनलेस यू नो द एग्जैक्ट साइंस ऑफ स्पॉन्सरशिप, यू नो एग्जैक्टली हाउ एग्जीबिशन मार्केटिंग वर्क्स। अगर आपको इन दोनों के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप पैसा लिखवा लो मेरे से, गारंटीड जलवा के वापस आओ, एंड उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होगा, आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो अगर आपको स्पॉन्सरशिप की साइंस मालूम नहीं है, अगर आपको एग्जीबिशन की साइंस मालूम नहीं है, डू नॉट स्पेंड एनी मनी ऑन दीज 2 मार्केटिंग एक्टिविटीज, नेवर डू दैट। ओके, अब आगे चलते हैं। लेट अस से कि आपके पास बायर कौन है ये भी समझ में आ गया, आपके पास प्लेटफॉर्म क्या है ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट आपको कैंपेन चलानी है, इसके अंदर आपको कैंपेन के एक्सपर्ट चाहिए। आप ये मत करना कि मैं गूगल की कैंपेन खुद ही चला लेता हूं या मेटा की कैंपेन खुद ही चला लेता हूं, ये गलती हो जाएगी। आपको एक्सपर्ट चाहिए, यू नीड टू हैव द एक्सपर्ट। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपके पास एक्सपर्ट इन हाउस हो, या फिर हो सकता है आपको कोई एजेंसी या एक्सपर्ट को हायर करना पड़े। रीजन इज कि प्लेटफॉर्म जितना भी बढ़िया हो, अगर एग्जीक्यूशन उसका खराब होगा, गलत होगा, तो फिर आपको काम नहीं आएगा, धंधा नहीं आएगा, लीड्स काम की नहीं आएगी, गड़बड़ हो जाएगी। ओके, सो देन थर्ड स्टेप इज टू हायर द एक्सपर्ट टू रन द कैंपेन्स। फोर्थ स्टेप इज कि जब आप कैंपेन्स चलाएंगे तो आपके पास लीड्स आना शुरू होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले ये जज करना कि क्या ये लीड्स काम की हैं, क्या ये लीड्स क्वालिफाइड हैं, या ऐसे ही बेकार लीड्स आप इकट्ठी करते जा रहे हो। अब मान लीजिए कि लीड्स काम की नहीं है, देन यू शुड टेल इट टू द सो कॉल्ड एक्सपर्ट दैट यू हैव हायर्ड, या लीड्स काम की नहीं आ रही है, सो दैट ही कैन डू द नेसेसरी चेंजेस इन द कैंपेन। सो इसका क्या मतलब है, you have to coordinate with the person who is running the campaigns on a regular consistent basis, maybe weekly depending on the type of budgets, maybe fortnightly, maybe monthly, maybe multiple times a week depending on the amount of budget that you are spending. So इस केस के अंदर अगर आप एजेंसी से या एक्सपर्ट के साथ में टच में नहीं है, so it is going to be a huge mistake कि आपका पैसा लग जाएगा, लीड्स काम की नहीं आएंगी, कुछ हफ्तों या महीनों के बाद आपको लगेगा कि मेरा तो लाखों रुपया जल गया और काम तो कुछ आया ही नहीं। तो आपको वो जलने नहीं देना है, आपको उनसे इंटेलिजेंटली संवाद करना है, इंटेलिजेंटली कोऑर्डिनेशन करना है कि लीड्स जो है ना अभी काम की नहीं आ रही हैं। हम उनको ब्लेम नहीं कर रहे, हम उनको फीडबैक दे रहे हैं। ओके, सो दैट इफ they need to change something, they should have the inputs, they should have the feedback from you so that they can do those changes timely. अब इसके अंदर बहुत सारी साइंस होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल एड्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं जो आपको चेक करनी, पता होनी चाहिए और आनी चाहिए। अगर आपको कोई गूगल की रिपोर्ट का आइडिया नहीं है, आपको चेक करनी नहीं आती, जो रिपोर्ट एजेंसी भेज रही है आपको देखनी नहीं आती, उसको इंटरप्रेट करना नहीं आता, बहुत बड़ी मिस्टेक है। Okay, so you need to understand how you're going to be able to read those reports and interpret them and derive the necessary outcome of that. Okay, कि काम कर रही है आपकी पैसा, कि काम नहीं कर रहा, आपकी कैंपेन्स काम कर रही है कि नहीं कर रही। नेक्स्ट वुड बी कि जैसे जैसे आपके पास लीड्स आनी शुरू हुई, आपने लीड्स को क्वालिफाई करके सबसे पहले ये पता लगाया कि लीड्स काम की है या नहीं है। अगर लीड्स काम की है तो हम उस प्रोसेस को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, उस प्रोसेस को फर्दर स्केल करेंगे ताकि लीड वॉल्यूम्स बढ़ने शुरू हों। अगर लीड्स काम की नहीं है तो उस प्रोसेस को हम या तो करेक्ट कर देंगे या बंद कर देंगे। ये बात समझ में आई आपको? सो नेक्स्ट वुड बी जो मैंने आपको बताया, लीड क्वालिफिकेशन। तो अभी तक हमने कौन कौन से स्टेप्स कवर कर लिए? बायर कौन है हमारा, कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर हम उसको ढूंढेंगे या मिल जाएगा हमारे को। थर्ड, कैंपेन्स रन करनी है। कैंपेन्स रन करने के लिए आपको एक
नेसेसरी जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपर्ट होना या हायर करना जरूरी है. एक्सपर्ट मे बी एन इंडिविजुअल, एक्सपर्ट मे बी ए फ्रीलांसर, एक्सपर्ट मे बी एन एजेंसी ऑल्सो. ओके, जब ये आपके पास लीड्स आना शुरू हो जाएंगी तो फिफ्थ स्टेप इज टू मेक श्योर दैट द लीड्स आर क्वालिफाइड, और letting your agency know, letting that expert know that leads are qualified or not qualified. Okay, जब leads भी qualify होना शुरू हो जाती हैं, then comes आपका sales का component. Sales के component में क्या आता है, जिसके अंदर आपका आता है lead qualification के immediately बाद. क्या आता है जी? क्या आता है जी, बताओ. जब आप किसी से contact करते हो तो उसको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है पिच आपकी कैसी है. ओके, लीड क्वालिफिकेशन एंड पिच गो ऑलमोस्ट हैंड इन हैंड, बिकॉज फ्रॉम माय साइंस, अकॉर्डिंग टू माय साइंस, पिच हैज टू हैव अ कंपोनेंट ऑफ लीड क्वालिफिकेशन, और यू कैन से लीड क्वालिफिकेशन इज पार्ट ऑफ द सेल्स पिच. कि आपको सेल्स पिच कैसे डिलीवर करनी है, क्या डिलीवर करनी है, ये चीज इसके अंदर आपका लीड क्वालिफिकेशन का कंपोनेंट बिल्ट इन है, इनबिल्ट होना चाहिए. ओके, देन लेट अस से आपके पास जो है लीड्स आ रही हैं, काम की आ रही हैं, सारे के सारे ये तो नहीं होगा इमीडिएटली खरीद लेंगे. अब जैसे हमने राइस के बिजनेस के एग्जांपल की बात करी, या उससे पहले बेकरी के बिजनेस के एग्जांपल की बात करी, या इससे पहले संजीव की हमने टेक सर्विसेज या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करी. अब हमारे को ये तो समझ में आ गया कि इनको सॉफ्टवेयर की या एक प्रॉब्लम स्पेसिफिक ये फेस कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर मेरा या मेरे पास है, या मैं बनाऊंगा तो वो काम करेगा, तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. अब ये बायर को भी समझ में आ रही है, मगर ऐसा तो नहीं होगा सुनते ही पहले सेकंड के अंदर या पहली मीटिंग के अंदर या पहले 10 मिनट के अंदर वो चेक लिख देगा, ये लो जी 5 करोड़ रुपया सॉफ्टवेयर बना दो मेरे को. इसके लिए चाहिए होगा आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड फॉलो. अब वो हमारे को बोलेगा यार ये प्रॉब्लम मेरे को आती है, पहले तो बोलेगा नहीं वो, नोबडी वांट्स टू लुक लाइक एन इडियट इन फ्रंट ऑफ ए स्ट्रेंजर. सो सबसे पहले तो आपको उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस करना है. कैसे डिस्कस करना है कि सर मैं इतने सालों से इंडस्ट्री के अंदर हूं, मैंने आज तक इतनी कंपनीज के साथ में काम करा है, मैंने ये 5, ये 3, ये 12 प्रॉब्लम्स मैंने ऑब्जर्व करी हैं कि आपके टाइप की कंपनी, आपके टाइप की इंडस्ट्री, आपके जैसे साइज की कंपनी, आपके जैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या आपके जैसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज के अंदर ये 3, ये 5, ये 12, ये 7 टाइप के प्रॉब्लम्स मैंने बार बार ऑब्जर्व करे. क्या आप इनमें से किसी प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं? क्या आपने कभी इनमें से कोई एक या मल्टीपल प्रॉब्लम्स कभी भी फेस करे हैं? तो अगर आपने ये रिसर्च करी है, आप इतने सालों से बिजनेस के अंदर हैं, तो जब आप बोलेंगे कि आपने कभी ऐसा चीज एक्सपीरियंस करी है, 99.9% वो एक या दो या मल्टीपल के ऊपर हाँ बोल देंगे कि हाँ ये चीज फेस करी, ये चीज फेस करी, ये चीज फेस करी. नेक्स्ट जो आपको बात करनी है, सर दैट इज ओके, गुड टू नो, बट डू यू रियलाइज ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम की वजह से आपकी कंपनी को इतने हजार, इतने लाख, इतने करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है. जैसे ही, अब आप ध्यान से समझना इस बात को, जैसे ही आप ये मैसेज बोलते हो कि इतने हजार, इतने लाख, इतने करोड़ रुपए का आपको नुकसान हो रहा है हर साल, वैसे ही उसको आपकी बात समझ में आना शुरू हो जाती है. अब यहां पर उसके पास सिर्फ 2 ही पॉसिबल ऑप्शंस हैं आपको बोलने की. या वो बोलता है हाँ मैं एग्री करता हूं, या वो कहेगा नो आई डोंट एग्री, मैं नहीं मानता आपकी बात को. अगर वो एग्री कर जाता है कि आपके जो प्रॉब्लम्स डिस्कस हुई हैं उसकी वजह से उनको लॉस हो रहा है, अगर वो एग्री करता है कि हाँ यार ये लॉस तो है, इमीडिएटली आपको वो पूछेगा इसका सोल्यूशन क्या है, यानी कि आपकी सेल आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए. दूसरा, अगर वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं मानता, तो अब आपसे पूछेगा ना कि मैं नहीं मानता, ऐसे कैसे कह सकते हो तुम, तो आपको वहां पर पूरा एक्सप्लेन करने का आपको वो टाइम देगा, मीटिंग मिलेगी. अगर आपने वो ठीक से एक्सप्लेन कर दिया एंड एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन के अंदर, एंड ऑफ द मीटिंग के अंदर वो मान गया आपकी बात, तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल वहां पर आ गई. अगर वो बोलते नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, हमारी इंडस्ट्री में ये नहीं होता, वो होता है, हम ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, तुम ऐसे करते हो, हम ऐसे करते हैं, इसका मतलब वो हो सकता है सेल कॉन्वर्सेशन को बीच में काटने की कोशिश कर रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, कि हम तो एग्जिस्टिंग वेंडर से लेते हैं, हम नए वेंडर नहीं ढूंढ रहे हैं, अभी सीजन नहीं है, अभी बजट नहीं है, अभी हमारी पॉलिसीज नहीं है कि हम एक्सटर्नल वेंडर को इम्पैनल करें, हमारी ये पॉलिसी गाइडलाइंस हैं जिसकी वजह से हम नए वेंडर्स इम्पैनल नहीं कर सकते, बाद में आना, अभी इंटरेस्टेड नहीं है, अभी बिजी हैं, अभी सर टूर पे गए हुए हैं, अभी सर बाहर हैं, अभी सर मीटिंग के अंदर हैं, या फिर आपका प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, हमारे को तो बहुत सस्ते में मिल रहा है. इन चीजों को बोल करके अगर वो कॉन्वर्सेशन खत्म कर देते हैं या ब्रेक कर देते हैं, इसको बोलते हैं सेल्स ऑब्जेक्शंस.
ओके, तो अब यहाँ पर आपको प्रिसाइसली मालूम होना चाहिए कि अगर वो ये बोले तो आपको ये बोलना है, अगर उसको सुन के वो ये बोलता है तो आपको ये बोलना है, अगर उसको सुन के वो ये बोलता है तो आपको ये बोलना है और ये बोलना है। ये आपको और हर आपकी सेल्स की टीम को ये क्लियरली पता होना चाहिए कि वो ये बोलेगा तो आपको ये बोलना है, ये बोलेगा तो ये बोलना है, ये बोलेगा तो ये बोलना है। दिस इज कॉल्ड द साइंस ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और साइंस ऑफ सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब इसके बाद जेन्युइनली ऐसा रीजन हो सकता है कि हो सकता है अब ये पर्सन मान गया कि आपसे लूंगा या आपके टाइप का प्रोडक्ट या आपके टाइप की सर्विस जो है वो उसको फायदा करेगी, मगर किसी भी XYZ रीजन की वजह से वो अभी सच में नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल कहेगा कि ठीक है भाई साहब, आप मेरे से एक काम करना, 1 अप्रैल को बात करना, क्योंकि मार्च के अंदर हमारे बजट कंज्यूम कर देंगे, 1 अप्रैल से नया बजट रिलीज होगा, आप हमारे से 1 अप्रैल को बात करें। अब क्या होता है कि आपने 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को उनसे बात करी, उनको कॉल करा, कहते हैं हमने तो ऑर्डर दे दिया, अभी पिछले हफ्ते दिया है। कभी आप में से किसी ने एक्सपीरियंस करी है ये चीज? करिए आप में से कभी किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस कि सर आप तो लेट हो गए, हमने तो ऑर्डर दे दिया और अभी पिछले हफ्ते दिया है, हम तो काफी टाइम से वेंडर ढूंढ रहे थे, तो पिछले हफ्ते ऑर्डर प्लेस कर। आप अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हो, ये अभी क्या हुआ? मेरे से सारी बात हुई थी, मैंने सारा एजुकेट करा था, और मेरे से बात करके मेरे से सारी एजुकेशन लेके इसने किसी और से कैसे खरीद लिया? और जब आपकी बात चल रही थी आपको लगा था ये मेरे से ही खरीदेगा क्योंकि मेरे से बहुत अच्छा रेपो बन गया है, और जब आप उनके पास 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद गए, वो कहता है मैंने तो खरीद लिया। क्या कंपोनेंट मिसिंग हुआ इसके अंदर? दिस इज कॉल्ड सेल्स फॉलो। आप फॉलो के अंदर लैग कर गए, जिसकी वजह से जब उसको खरीदने का टाइम आया, उस टाइम के ऊपर जो उसकी उस टाइम की समझदारी के हिसाब से उसको बेस्ट वेंडर लगा, उसने खरीद लिया, या बेस्ट प्रोडक्ट लगा, उसने खरीद लिया। नुकसान किसका हुआ? आपका। सारी मेहनत आपने करी, सारा एजुकेशन आपने करा, और सारी एजुकेशन सारी मेहनत उठा करके उसने सो कॉल्ड बेस्ट प्रोडक्ट अपना खरीद लिया मार्केट से किसी और का। सारी मेहनत, सारा आपका टाइम, सारी आपकी एनर्जी, सारे आपके रिसोर्सेज लगे, फायदा किसका हो गया? आपके कॉम्पिटिटर का, आपके बायर का। नुकसान किसका हो गया? आपका। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम पे उसके सामने नहीं थे जब वो खरीद रहा था या खरीदने के लिए रेडी हो गया था, भूल गया था आपके बारे। दिस इज कॉल्ड साइंस ऑफ फॉलो। तो अब आप देखो यहाँ पर कितने स्टेप्स हो गए, एक बार फिर से काउंट करते हैं। कोई जरा मेरे को हेल्प करेगा? अगर आपने नोट्स बनाए हैं या आपने सुना है शुरू से लेकर अभी तक, तो आप मेरे को बताओगे क्या क्या स्टेप्स हो गए अभी तक। पहला स्टेप क्या था? लीड जनरेशन। लीड जनरेशन। सबसे पहला स्टेप था हमारे को पता लगाना कि बात करनी किससे है, हमारे जो टारगेट बायर है, टारगेट ऑडियंस। लीड जनरेशन तीसरा चौथा स्टेप था। ओके, पहला स्टेप था हमारा कि बात करनी किससे है, हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। करेक्ट। सेकंड स्टेप था हमारा, क्या था, कि ये कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगा ये पता लगाना। वो लिंक्डइन पे मिलेगा, फेसबुक पे मिलेगा, गूगल पे मिलेगा, व्हाट्सएप पे मिलेगा, ईमेल पे मिलेगा, एग्जीबिशन में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये पता लगाना कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर वो मिलेगा हमारे। थर्ड था कैंपेन रन करना। कैंपेन रन करने के टाइम के ऊपर आपको हायर करना पड़ेगा कैंपेन एक्सपर्ट, या उस प्लेटफॉर्म के एक्सपर्ट को जिसको उस कैंपेन को रन करना अच्छे से आता हो, क्योंकि आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है, मगर एग्जीक्यूशन गलत हो गई, रिजल्ट कभी नहीं आएगा, या जो रिजल्ट आप डिजर्व करते हो वो नहीं आएगा। इसका मतलब आपको यहाँ पर हो सकता है कैंपेन रन करने के लिए एक एक्सपर्ट या एक एक्सपर्ट फ्रीलांसर या एजेंसी आपको हायर करनी पड़े। दैट वाज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 वुड बी कि जो लीड्स आ रही हैं उनको राइट एट दैट मोमेंट चेक करना कि लीड्स क्वालिफाइड है या नहीं है। अगर लीड्स आपके पास भर भर के आना शुरू हो जाए, क्वालिफाइड एक भी ना हो, तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। सो इस केस के अंदर जो है आपको चेक करना, और साथ ही साथ में उस कैंपेन एक्सपर्ट के साथ में या एजेंसी के साथ में टाइटली कोऑर्डिनेट करना, ताकि उसको फीडबैक आप देते रहो कि लीड्स काम की है या नहीं है। अगर लीड्स काम की ही नहीं है तो या तो कैंपेन के अंदर जो भी उसने करा है उसको ट्वीक करना पड़ेगा, या बंद करवा दे। हमारे को अननेसेसरी ब्रांडिंग के नाम के ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं करना। ये बात समझ में आ रही? कितने स्टेप्स हो गए? 5 स्टेप्स हो गए। बाकी क्या क्या बचे? के बाद सर लीड्स आ जाए तो लीड्स नर्चर करना। नर्चरिंग बाद में आएगी, पहले आएगा ऑब्जेक्शन हैंड। पहले उसको जाकर के ये पूछना और बताना कि क्या कभी आपने ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस करा है। अगर वो कहते हैं नहीं फेस करा, तो उसको समझाना कि भाई आपको मालूम नहीं है ये प्रॉब्लम आती है, इसके ये सिम्टम्स होते हैं। और वो कहते हैं नहीं जी आती नहीं है ऐसी कोई प्रॉब्लम, तो दैट मींस रॉन्ग टारगेट हो गया, किसी और से बात करो। ओके, अब अगर आपने उनको बोला कि यार ये प्रॉब्लम कभी फेस करी है, कभी आपने ऐसी चीज एक्सपीरियंस करी है, वो कहते हैं हाँ जी करी है, तो आपने वहां पर उसको ये एक्सप्लेन करना कि यार इस प्रॉब्लम की वजह से तेरे को मालूम है तेरी कंपनी को कितना लॉस हो रहा है, इस प्रॉब्लम की वजह से मालूम है तेरे को कितना लॉस हो रहा है, इस प्रॉब्लम की वजह से मालूम है तेरे को कितना लॉस हो रहा है।
जैसे ही आपने लॉस की फिगर्स उसको बतानी शुरू करी, वो अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगा। अब वो लॉस की फिगर से हो सकता है कहेगा नहीं नहीं ऐसा तो कभी नहीं होता, बेकार की बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, नए आए हो क्या धंधे के अंदर। आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये फिगर आपने कैलकुलेट कैसे करी। अब दो ही चीजें होंगी, या वो कहेगा हाँ मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि लॉस हो रहा है, इमीडिएटली आपकी सेल की अपॉर्चुनिटी बन गई, या वो बोलेगा नहीं मैं नहीं मानता, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आपको वहां पर एक्सप्लेन करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कि मीटिंग मिल जाएगी, यानी कि बात आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया और वो एग्री भी कर गया, हो सकता है इमीडिएटली आपके पास पेमेंट आ जाए, हो सकता है वो कहेगा कि यार अभी XYZ रीजन की वजह से नहीं खरीद सकता। जैसे इस बात को आपको शेयर करते हुए मेरे माइंड में एक थॉट आ रहा है कि कलकत्ता के अंदर एक कंपनी है जो कि वेइंग ब्रिजेस इंस्टॉल करते हैं। वेइंग ब्रिजेस का क्या मतलब होता है, जो धर्म कांटा होता है। अब कहते हैं कि जब हम इंस्टॉल करते हैं तो जमीन के अंदर ना खोद के उसको करना पड़ता है। तो जहां पे जमीन खुदाई करनी होती है तो वहां पर आपको, जैसे दिल्ली के अंदर MCD है, वैसे हो सकता है कलकत्ता के अंदर कोई और अथॉरिटी हो, वहां से उसके अंदर परमिशन लेनी होती है, NOC वगैरह इशू करवाना होता है। नहीं तो अगर आप खुदाई कर देते हो बिना परमिशन के तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो इस केस के अंदर जो है, जब तक वो परमिशन नहीं आ जाएगी, जो परमिशन लेने के अंदर 1-1.5 से लेकर 2-3-4 महीने तक लग सकते हैं। आपने पैसा दे दिया वेइंग ब्रिजेस कंपनी को, तो आपका कैपिटल वो ब्लॉक हो गया। और कैपिटल ब्लॉक हो गया, मान लीजिए 5 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का वेइंग ब्रिज है, आपने वहां पे पैसा दे दिया, वो कैपिटल ब्लॉक हो गया और परमिशन आई नहीं। और मान लीजिए परमिशन के अंदर कोई उन्होंने कोई कॉम्प्लिकेशन लगा दी, तो आपका तो पैसा वहां पर फंसा हुआ है ना। इस केस के अंदर जेन्युइनली वो आपसे खरीदना चाहता है, मगर खरीदना का पैसा देने के लिए रेडी नहीं है अभी, जब तक परमिशन नहीं आ रही। अब ये भी आपको मालूम है कि परमिशन आने के अंदर 1 से 3 महीने, 1 से 3-4 महीने तक लग सकते हैं। इस केस के अंदर आपको साइंस ऑफ फॉलोअप, जिसको कोई लोग कहते हैं ड्रिप मार्केटिंग, कोई लोग कहते हैं लीड नर्सरिंग, कोई लोग कहते हैं फॉलोअप, मैं क्या कहता हूं, मैं सेल्स फॉलोअप कहता हूं। इस साइंस को आपको डिप्लॉय करना है, ओके, सो दैट द वेरी मोमेंट, द वेरी डे ही इज रेडी टू बाय, ही शुड नॉट हैव फॉरगॉटन यू बाय दैट टाइम। आपके पास पहली घंटी बजनी चाहिए। Am I making any sense with everybody? Only one guess? What about the rest of the people? यस सर। अरे आपने तो बोला था पहले भी यस। मुझे लगा चैट का बोल रहे हैं। यस सर, यस सर। ओके, तो आप देख रहे हैं कि कितने सिंपल स्टेप्स हैं, जो मैंने 7 स्टेप्स के अंदर पूरी B2B सेल्स को मैंने इसमें कवर कर दिया। पूरी सिंपल स्टेप्स के अंदर मैंने कवर कर दिया। अब इसके अंदर जो है कुछ और नुएंसेस हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। लीड जनरेशन के अंदर पूरी साइंस आपकी है, लीड क्वालिफिकेशन के अंदर पूरी साइंस है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पूरी साइंस है, फॉलोअप की पूरी साइंस है, प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई करना पूरी साइंस है, प्लेटफॉर्म के ऊपर कैंपेन रन करना पूरी साइंस है, एजेंसी हायर करना पूरी साइंस है। वो सारी की सारी फर्दर हम डीप जाते चले जाएंगे। मगर अगर आप देखोगे पूरी B2B सेल्स के अंदर कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है, ये 7 स्टेप्स इन्वॉल्व है। हर एक स्टेप के अंदर अलग अलग डेप्थ हो सकती है। Okay, and one of the most important thing that you can do is to let them know that you are already an expert. अब मान लीजिए कि आपने B2B सेल्स की बात करी, जैसे मैंने अभी 2-3 लोगों से बात करी थी। एक पर्सन थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, एक पर्सन है राइस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर, थर्ड पर्सन है जो अभी अपना बेकरी का अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं B2B सेगमेंट के लिए। अब क्या ये सब लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसको देखते ही सामने वाले को लगे यार वाओ कमाल का पर्सन है, ये एक्सपर्ट है अपने फील्ड का, कहाँ थे ये, मैं इनको ही तो ढूंढ रहा था। क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? Any ideas, any thoughts? बुक। यस, कि आपके पास अगर आपने एक बुक ऑथर करी है, अगर आपने एक बुक लिखी है, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ उसके सामने ले जाके बुक दिखा देनी है, बुक रख देनी है। इनफैक्ट आपकी कॉल या आपकी मीटिंग से पहले उस पर्सन के पास अगर आपकी बुक पहुंची हुई हो तो उसके माइंड में आपके बारे में क्या परसेप्शन बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, लेटर से हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं कि लेटर से संजीव ने कोई एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम्स के ऊपर, ऑब्वियसली जिनको ये डील करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल क्रिप्टो के ऊपर, या फॉर एग्जांपल AI के ऊपर, या फॉर एग्जांपल XYZ चीज के ऊपर ये काम करते हैं, इनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, ओके, या ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं। तो आपने इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करी, लेट्स से बैंकिंग के अंदर। अब जितने भी बैंकिंग के अंदर रिलेवेंट IT हेड्स हैं, उनके पास संजीव की लिखी हुई किताब वहां पर पहुंच गई, पर्सनली साइंड कॉपी अगर उनके डेस्क के ऊपर पहुंच गई, तो उनकी परसेप्शन संजीव की और संजीव की कंपनी के बारे में क्या बनेगी? 1,
दूसरा, लेट अस से अभी हम राइस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, तो अब उनको सीएसआर कंपनी से बात करनी होती है, उन्होंने एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं उनसे बात करनी होती है, या फिर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह से बात करनी होती है। हाउ अबाउट कि इनकी लिखी हुई किताब, मान लीजिए जितनी कंपनीज के अंदर सीएसआर एप्लीकेबल है, उनके सीएसआर हेड के पास या सीएसआर डायरेक्टर के पास इनकी लिखी हुई किताब पहुंच गई, 7 strategies to maximize your CSR investments or CSR spreads and get maximize brand value as well as long term returns for your business. वो है पर्सन अभी यहाँ पर या चले गए प्राइस वाले? हूँ सर, मैं हूँ सर। ओके, हाउ डज दिस साउंड कि अगर आपने किताब लिखी 7 horrible mistakes CSR companies are doing and losing millions of dollars worth of brand value and future business opportunities, अगर आप ये किताब लिखते हैं तो क्या लगता है क्या इम्पैक्ट आएगा? हर सीएसआर डायरेक्टर इसको पढ़ना चाहेगा कि नहीं पढ़ना चाहेगा? सर काले लोग का कुछ बोल नहीं सकते, इन लोग का कोई भरोसा नहीं है। अगर सीएसआर करते हैं तो पढ़ना चाहेगा, अच्छा, अगर सीएसआर नहीं करते हैं तो उनके काम की नहीं है ये किताब। ओके, अब ठीक है, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। लेट अस से आपने कोई किताब लिखी 7 horrible mistakes rice distributors are making and losing X crores every single year of profits and profitability, क्या लगता है राइस डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स पढ़ना चाहेंगे इस किताब को? प्रैक्टिकली कभी मैंने देखा नहीं तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या फीडबैक आएगा। आप अगर मैं किताब लिखता हूँ 7 horrible mistakes rice manufacturers are making and losing business growth opportunity worth 39 crores, आप पढ़ना चाहोगे इस किताब? हाँ, 100%। तो जैसे आप पढ़ना चाहोगे वैसे वो भी पढ़ना चाहिए भाई। अल्टीमेटली कोई भी जना बिजनेस के अंदर है वो चाहता है कि मेरा बिजनेस बढ़े, मेरा रेवेन्यू बढ़े, मेरा प्रॉफिट बढ़े। वही किताब आपने लिख दी, तो अब आपके बारे में उसकी क्या परसेप्शन बनेगी? मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, किताब देखने भर से, पढ़ी भी नहीं अभी, सिर्फ किताब देखने भर से कि इस किताब के ऑथर जो है ये इज अ नॉलेजेबल पर्सन, इज अ नॉलेजेबल पर्सन। यस, तो आपको बिजनेस के अंदर एंट्री लेना आसान हो जाएगा, आप एक्सपर्ट बन जाओगे, आपकी अथॉरिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी। अब वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, वो ये नहीं बोलेगा अभी बाद में आना, अभी मैं बिजी हूँ, अभी इंटरेस्टेड नहीं, बोल ही नहीं सकता, खत्म हो गई वो कॉन्वर्सेशन। सो जैसे ही आप एक किताब लिखते हैं, दिस becomes a cakewalk. People who have authored the book have literally chapofied this. मीटिंग लेना बच्चों का खेल हो जाता है, बच्चों का खेल। ओके, कॉन्वर्सेशंस को कन्वर्ट करना बच्चों का खेल हो जाता है। सो every single business owner has to, or rather must, capital MUST, all caps, bold, italicized, must author a book. अगर आपने किताब नहीं लिखी है तो आपको कोई आइडिया ही नहीं है आप कितनी बड़ी, कितनी आसान अपॉर्चुनिटी को आप मिस करके बैठ लो। सो एवरी सिंगल बिजनेस ओनर मस्ट ऑथर ए बुक। अब अगर आपको कभी भी माइंड में आया हो कि यार एक बुक लिखनी चाहिए और आपको लगा हो कि यार इट इज टू हार्ड, इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम, आई डू नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, या मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या आपके माइंड में है कि मैं हिंदी ही इतनी आसानी से नहीं बोल पाता तो इंग्लिश की किताब कैसे लिखूंगा, या फिर आप कहोगे मैं बहुत टेक्निकल नहीं हूँ, लिखूंगा कैसे, या फिर आपके माइंड में आएगा कि मैं अपने टाइम में बचपन में मर के पिट के तो पास होता था, मैं कैसे किताब लिख सकता हूँ कि कोई और लोग पढ़ लेंगे। क्या आप में से किसी के माइंड में इनमें से कोई एक या मल्टीपल क्वेश्चंस हैं? अगर हैं तो उसका जवाब है मेरे पास ऐसी साइंस है जो कोई भी पर्सन यूज करके एक किताब लिख सकता है। मैंने इतने सालों के अंदर 11, वैसे 14 अलग अलग मेथड्स आइडेंटिफाई करे थे, अब उसमें से 2-3 मेथड्स अब काम नहीं करते जो पहले काम करते थे, कुछ नए मेथड्स ऐड हो गए हैं, तो अभी 11 मेथड्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। अब आपके हिसाब से वो 11 मेथड्स या कोई भी मेथड है, टाइम कितना लगता है किताब लिखने में? तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके हिसाब से ऑन एन एवरेज एक किताब लिखने में कितना टाइम, कितने महीने, कितने साल लगते हैं, तो टिपिकल लोग बोलते हैं 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल लग जाते हैं एक किताब लिखने में। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अल्टीमेटली अगर आपको सही टेक्निक मालूम है, सही मेथड मालूम है, तो एक किताब आप विद इन ए कपल ऑफ मंथ्स, विद इन ए कपल ऑफ वीक्स, विद इन ए कपल ऑफ डेज खत्म कर सकते हो
सो मच सो दैट कि अगर आपको सही टेक्निक्स मालूम हो तो आप 15 घंटे के अंदर पूरी किताब खत्म कर सकते हो, 15 आवर्स के अंदर। अब जैसे ही मैं बोलता हूं कि 15 घंटे के अंदर आप ये किताब लिख सकते हो, तो पहला थॉट आपके माइंड में आता होगा, है व्हाट नॉनसेंस, कहीं से कॉपी पेस्ट करवा देगा, नॉनसेंस में किताब ऐसे को लिखवा देगा, इतनी मुश्किल से मैंने इज्जत बनाई है और किसी ने पढ़ ली किताब, वो सारा उसमें कूड़ा करकट हुआ तो बेकार होगा, सब बेकार हो जाएगा। नहीं जी, मेरी गारंटी है, मेरा प्रॉमिस है कि पीपल आर गोइंग टू थैंक यू फॉर राइटिंग सच एन अमेजिंग बुक, such an amazing book. They are literally going to thank you. They are literally going to be in awe of the book that you have authored. Okay, so 15 hours के अंदर किताब आ सकती है। और अगर आपने टाइमली कर दी किताब, तो मैं आपको शायद स्ट्रैटेजी भी बता दूं, हाउ टू बिकम अ बेस्ट सेलर, हाउ टू मेक श्योर दैट योर बुक बिकम्स अ बेस्ट सेलर, उसकी भी साइंस में आपको बता दूंगा। सो ये सारी चीजें जो है मैं अपनी बुक राइटिंग वर्कशॉप के अंदर कवर करता हूँ, जो कि मार्च के अंदर ड्यू है, 21, 22 और 23, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 3 दिन की वर्कशॉप है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे दिल्ली के अंदर है। आप ये वर्कशॉप अटेंड करेंगे और हो सकता है आप में से कुछ लोगों की किताब इन 3 दिनों के अंदर ही कंप्लीट हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपकी 60%, 70%, 80%, 90% किताब आपकी इन 3 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाए और उसी मंथ यानी कि मार्च के अंदर ही आपकी बुक आ जाए और 15 अगस्त को आप जो है इसको पब्लिश करके बुक को लॉन्च कर दो। दिस इज वेरी रियल पॉसिबिलिटी, वेरी मच पॉसिबल। ओके, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वर्कशॉप, यस, ओके, सो वर्कशॉप के ऊपर अभी हमने एक ऑफर रिलीज करी है, प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। The workshop is priced at 1 lakh rupees, but there is an offer that we have launched day before yesterday, and it is open for anybody and everybody to avail. You will be able to get this workshop in 45,000 rupees plus GST. Okay, 45,000 plus GST। 3 दिन के अंदर आप किसी भी बिजनेस के अंदर हो, किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, आपकी किताब आ जाएगी। कैसे आएगी, उसको हमने बिजनेस के अंदर कैसे यूज करना है, अथॉरिटी कैसे डेवलप करनी है, बिजनेस की लीड्स कैसे जनरेट करनी है, हाई वैल्यू हाई वॉल्यूम धंधा कैसे जनरेट करना है, सारा मैं आपको इन 3 दिनों के अंदर साइंस बताऊंगा। And you are going to be completely blown away how people have used this book writing strategy and book strategy and generated hundreds of crores of business by using the book. Okay, so if you are interested in joining the workshop, आप मेरे को DM कर सकते हैं WhatsApp के ऊपर भी और यहाँ पर भी, Zoom के ऊपर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। And if you have any questions, you can ask me. कि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। Like, I just want to add that I have attended this workshop and in 3 days my book got launched, which was an unbelievable experience. कई बार मैंने सोचा लेकिन क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पाया, it was only because of the workshop and the strategies that you shared, and I literally just implemented as you said, and I'm really thankful to you for being a published author today. Yes, thank you, I really appreciate Bhaskar, and मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स देता हूँ। एक फिल्टर्स बनाने वाली कंपनी जो कार्स के फिल्टर्स बनाते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं पिछले 2-3 साल से किताब लिख रहा हूँ, मेरी किताब जो है आ जाएगी। तो वैसे ही उन्होंने बताया, मैंने उनको बोला कि मेरी बुक राइटिंग वर्कशॉप होती है, तो वैसे बात कहते हैं हाँ मैं भी 2-3 साल से लिख रहा हूँ। कहते हैं मेरी इतनी कंप्लीट हो गई है, उतनी कंप्लीट हो गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने डेडलाइन डिफाइन करी है? कहते हैं हाँ 6-8 महीने में, 8-10 महीने में इस साल आ जाएगी। उन्होंने कुछ ऐसे बोला। मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं आने वाली, क्योंकि अगर आप बोलते 6-8 महीने में, 8-10 महीने में आ जाएगी तो किताब नहीं आने वाली। कहता है ऐसे कैसे कह सकते हो? मैंने कहा ये जनरली रिस्पांस तब मिलता है जब आपको क्लैरिटी नहीं होती कि मेरे को स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 5 क्या करना है, स्टेप 7 क्या करना है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तभी आपको लग रहा है पता नहीं 6-8 महीने लगेंगे, 8-10 महीने लगेंगे, पता नहीं मेरे पास कब इतना टाइम होगा, क्योंकि आपको ना कई बार क्लैरिटी नहीं है। कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरे को मेरा कंटेंट नियरली रेडी है, बट मेरे को बुक पब्लिश कैसे करनी है इसका आइडिया नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप वर्कशॉप के अंदर आ जाओ, आपकी वर्कशॉप के अंदर 3 दिन के अंदर किताब आ जाएगी। तो उन्होंने बोला, कहते ठीक है। उन्होंने वर्कशॉप ज्वाइन करी और 3 दिन के अंदर तो नहीं आई, मगर 1 महीने के बाद उनकी किताब लॉन्च हो गई। तो क्या हुआ? कहते हैं सर मेरे को समझ में एग्जैक्टली आ गई थी साइंस, मेरे को मात्र 2 दिन लगे किताब को लॉन्च करने के अंदर आपकी साइंस समझ के, मगर वो 2 दिन मेरे को 1 महीने के बाद मिले। ओके, वो 2 दिन मेरे को 1 महीना नहीं मिल पाए, मैं कुछ और चीजों में बिजी हो गया था। वो 2 दिन जो लगे मेरे को उस 1 महीने के बाद जो मैंने करा, बुक पब्लिश हो गई। उसके बाद क्या करा, जैसे मैंने अभी आपको बोला, कहते हैं कि फिल्टर्स उन्होंने लॉन्च करे थे इंडस्ट्री के अंदर। उन्होंने जितने भी 4 व्हीलर्स वाले सेगमेंट्स के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे, सबके CEOs, CFOs, टेक्निकल हेड्स, प्रोडक्शन हेड, XYZ जितने भी लोग थे, हर एक के टेबल के ऊपर पर्सनली साइंड कॉपी पहुंचा। एवरी सिंगल कंपनी जिसके अंदर उनके 2, 4, 5, 8 जितने भी काम के लोग थे, हर कंपनी के उन 5, 7, 8 लोगों के डेस्क के ऊपर एक पर्सनली साइंड कॉपी पहुंचा दी, जो मैं एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी बताता हूँ कि एग्जैक्टली साइन कैसे करना है,
बुक के अंदर लिखना क्या है, बुक के कवर के ऊपर क्या होना चाहिए, बुक के कवर के अंदर क्या 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होंगी तो आपको धंधा नहीं आएगा। वो सारी की सारी साइंस उन्होंने एग्जैक्टली एज इट इज फॉलो करी थी, एंड विद इन अबाउट 12 to 15 months he was able to capture nearly 80% of the filter market. Can you imagine? I'm talking about several hundred crores worth of business, several hundred crores worth of business from that industry. Okay, then this gentleman said, कहते हैं कि मैं यूरोप गया था, शायद जर्मनी या ऑस्ट्रिया, ऐसा कुछ उन्होंने मेरे को बताया था। कहते हैं मैं यूरोप गया था, वहां पर एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिनसे हमारी फिल्टर्स के बारे में बात चल रही थी। तो कहते हैं कि जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा तो मीटिंग के अंदर वहां पर उनका जो सो कॉल्ड टेक्निकल पर्सन थे वो बार बार ये क्वेश्चन करते हैं, अच्छा फिल्टर के अंदर ये कैसे करोगे, अच्छा ये कैसे करोगे, अच्छा ये कैसे होता है, आप ये कैसे मैनेज करते हैं। कहते पहले तो मैं पेशेंस के साथ में जवाब देता रहा उसमें 2-3-4 क्वेश्चन, फिर जब उसने दोबारा से क्वेश्चन पूछा तो मैंने अपने बैग से वो किताब निकाली, मैंने कहा सो मिस्टर एंडरसन, ये जो भी उसका नाम था, आई वुड वांटेड टू रीड चैप्टर 15, आई थिंक ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन दैट चैप्टर एंड हियर इज द बुक आई हैव ऑफर्ड। उसने सिर्फ बुक देखी और उसे बोला ओके आई शट अप विद ऑल माय स्टूपिड क्वेश्चन, आई नो लॉन्गर आस्क एनी स्टूपिड क्वेश्चन, एंड वो ऑर्डर भी आ गया वहां से अप्रूवल के बाद। कैन यू इमेजिन? क्या ये आपके साथ हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या ये बहुत मुश्किल है करना? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कैसे होगा? स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ना मैं आपको। तो अब आपको ये देखना है कि अगर आपकी 45,000 रुपए की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लग रही है तो आपको कितने ऑर्डर्स चाहिए इस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के अंदर। 45,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए आपको कितने ऑर्डर्स चाहिए? क्या एक ऑर्डर आ सकता है आपको मेरी स्ट्रेटजी यूज करके? हाँ आराम से आ जाएगा। अगर एक आ सकता है तो क्या सेम स्ट्रेटजी बार बार रेप्लिकेट करी जा सकती है? हाँ जी करी जा सकती है। तो ये तो फ्री हो गई वर्कशॉप आपके लिए। क्यों? क्योंकि अगर बुक आपकी आ गई और एक ऑर्डर आ गया तो वर्कशॉप वसूल होगी। सो प्रैक्टिकली अगर आप देखो बिजनेस ओनर के तरीके से अगर आप सोचो, दिस वर्कशॉप इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरी बिजनेस ओनर, बिकॉज एक ऑर्डर 2 ऑर्डर्स अगर आपके आ जाए, आपकी मतलब मजाक कर रहा हूं मैं, मगर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 5 ऑर्डर आ जाए तो आपके लिए आसानी से ये वर्कशॉप फ्री होगी। बट क्या सिर्फ आप एक ही ऑर्डर यूज करोगे जनरेट करने के लिए इस बुक को, सिर्फ 2 ही ऑर्डर जनरेट करोगे इस बुक को यूज करके? नहीं, लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, इजीली आप इसको छाप सकते हो। आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी जो आपने जिंदगी में कभी नहीं सोची। एक और एग्जांपल देता हूं, आपको मजा आ जाएगा सुन के। एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ब्रांडेड कंपनी, मैं बहुत पॉपुलर कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का, तो काफी हाई एंड ब्रांड, प्रीमियम एंड ब्रांड है। उसके अंदर वो फर्नीचर्स बनाते थे और वो कहते थे कि इंडिया के अंदर जितने लग्जरी सेगमेंट के आर्किटेक्ट्स हैं मेरे को उनसे बात करनी है। तो उन्होंने बोला कि ये XYZ आर्किटेक्ट है, उन्होंने मेरे को सारे डिटेल बताया था, मैं मगर आर्किटेक्ट का भी नाम नहीं लूंगा, उनका नाम A से स्टार्ट होता था, बस इतना बोल देता हूँ मैं। तो कहते हैं कि ये लग्जरी सेगमेंट के अंदर टोटल मिलाकर के हाई एंड लग्जरी में ये 4-5 आर्किटेक्ट्स हैं जिसमें मेजरली सारा बिजनेस इंडिया के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड ही सेड कि बेस्ट फिट के हिसाब से जो उनके रिक्वायरमेंट वॉल्यूम्स एंड क्वांटिटीज होते हैं, ये पर्सन जिनका नाम मैंने बताया A से स्टार्ट होता है, ही इज द बेस्ट बेट फॉर अस टू कनेक्ट एंड टारगेट। सो कहते हैं कि मैं पिछले 6 साल से कोशिश करता हूं उनसे मीटिंग लेने की। कहते हैं आई इवन स्पॉन्सर्ड एन इवेंट जहां पर मेरे सेवरल लैक्स का स्पेंडिंग हुआ उस इवेंट को स्पॉन्सर करने के लिए। मैंने कहा क्यों स्पॉन्सर करा? कहते हैं उस इवेंट में वो आर्किटेक्ट जो थे चीफ गेस्ट थे, तो मेरे को लगा मैं स्पॉन्सर होऊंगा, वो चीफ गेस्ट होंगे, वहां पर बातचीत हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगा, बात आगे बढ़ जाएगी। कहते हैं वो मेरे लाखों रुपए की वैल्यू सिर्फ 15 सेकंड के हैंडशेक की निकली। जब वो हेलो हुआ, उन्होंने बोला ये हमारे स्पॉन्सर है, उन्होंने बोला ये हमारे चीफ गेस्ट है, हेलो हाय, उसके बाद कोई बात ही नहीं हुई, उसके बाद कोई सारा मतलब लाखों रुपया जीरो हो गया। फिर उसके बाद मेरी वर्कशॉप उन्होंने ज्वाइन करी। उसके अंदर एक मार्केटिंग की साइंस है जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्ट्रेटजी। आपने बुक्स के अंदर देखा होगा फॉरवर्ड करके एक होता है। उस फॉरवर्ड की स्ट्रेटजी को मैंने यूज करा, मैंने बताया, और उन्होंने उस फॉरवर्ड स्ट्रेटजी को यूज करके उनसे बात करी। उन्होंने क्या बोला कि आई हैव जस्ट रिसेंटली फिनिश्ड ऑथरिंग माय बुक एंड आई वुड लाइक यू टू राइट फॉरवर्ड फॉर दिस बुक। अब आज तक, ध्यान से समझना, आज तक उनके पास कभी ऐसी कॉल नहीं आई थी। अच्छा, कॉल उन्होंने नहीं उठाया था, उनकी EA ने उठाया था, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ने उठाया था। और जब भी पहले इन्होंने बात करी थी, उन्होंने बोला सर बिजी हैं, सर मीटिंग के अंदर है, आप एक काम करो कंपनी डिटेल्स भेज दो, अपना ब्रोशर भेज दो, विल रिवर्ट, ये कह के टाल दिया गया था। बट जैसे ही इन्होंने बोला कि आई वुड वांट XYZ पर्सन, जिनका नाम मैंने बताया A से स्टार्ट होता है, टू राइट फॉरवर्ड फॉर माय बुक व्हिच आई जस्ट रिसेंटली फिनिश्ड ऑथरिंग, उन्होंने कभी ऐसी रिक्वेस्ट पहले मार्केट में सुनी ही नहीं थी, देखी नहीं थी। उन्होंने कहा मैं एक बार सर से बात करके रिवर्ट करती हूँ। 15 मिनट के बाद उनका कॉल आ गया, लेट अस मीट। अब उस कॉल में क्या हुआ, ड्यूरिंग इनिशियल कि हाँ जी हाय हेलो होने के बाद उन्होंने पूछा, सो मिस्टर खैतान
आपका मेन बिजनेस क्या है, किताब तो मैंने समझ लिया आपसे, व्हाट एग्जैक्टली इज इट दैट यू डू। तो उन्होंने बताया कि मेरा प्रीमियम एंड लग्जरी फर्नीचर का बिजनेस है और एक्सप्लेन करा। अब कहते हैं कि उन्होंने बोला कि जाते समय इन एक्सवाइजेड पर्सन से मिलते जाना। बिल्कुल ठीक है जी। कहते हैं वो मीटिंग खत्म हुई, तो उसके बाद वो एक्सवाइजेड पर्सन से मिले, और उसके बाद वो सो कॉल्ड एक्सवाइजेड पर्सन और इनकी टीम जो है 15 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुके हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिस्टर खैतान। उससे ले ले, वो दे देगा भैया तेरा। समझ में आया आपको? 15 करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं विद इन अबाउट 1 year's टाइम। Okay, and this is only one example of how he was able to generate this business. Okay, so this is one example of how you can use the book. Okay, and I can go on giving examples after examples. आपका कोई भी business हो, book उसमें use हो सकती है। All right, जी. Thank you so much. I'll see you next week. Bye bye. Take care.